जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साइंस क्रैश कोर्स प्लस पीवाईक्यू सीरीज में ये 12वां लेक्चर है और फिजिक्स की ये है लास्ट क्लास। इसके बाद 3 या 4 केमिस्ट्री की क्लासेस आएंगी और बायोलॉजी की क्लास मंडे से पैरेलली शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, तो पूरी सीरीज को आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में 2 टॉपिक लिए हैं, एक तो है आविष्कार या इन्वेंशंस और दूसरा है विविध या मिसलेनियस। तो देखिए आज के टॉपिक में जो है ना वो एक तरह से खिचड़ी टॉपिक है। ठीक है, तो खिचड़ी में क्या होता है कि एक टॉपिक की एक पर्टिकुलर थ्योरी तो है नहीं। तो आज की जो लेक्चर है उसमें मैं क्या करूंगी कि क्वेश्चन के साथ में ही मैं थ्योरी को एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ज्यादातर क्वेश्चन में ये होगा और जहां पर थ्योरी की जरूरत है वहां पर मैं थ्योरी को अलग से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मशीन गन का आविष्कार किया गया था। तो मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? मशीन गन का आविष्कार किया गया था जेम्स पकल द्वारा। ठीक है, जेम्स पकल नाम आप याद रखिएगा। और ये इन्वेंशन में जितने भी नाम आ रहे हैं ना खोजकर्ताओं के, इनकी आप एक अच्छी तरह से लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए हाथ में वो लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए जब शुरू में मशीन गन बनाई गई थी तो कुछ इस तरह की मशीन गन थी और आज की वो मशीन गन डेवलप होते होते कैसी बन गई है, जैसी एनिमल मूवी में दिखाई गई थी। किसने किसने देखी एनिमल, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने नहीं देखी, मशीन गन का फोटो देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन में क्या होते हैं, देखिए इस तरह से याद रख लीजिए कि दूरबीन जो होती है उसमें क्या होता है, गोल गोल लेंस लगे रहते हैं, है ना। तो गोल गोल लेंस, उससे याद रख दीजिए गैलीलियो ने। ठीक है, तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो जी ने किया था। तो आप ये फोटो देख रहे होंगे, ये गैलीलियो जी बैठे हैं और इनकी दूरबीन है और ये इस तरह से ग्रहों को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो जब ये क्वेश्चन आया था 2010 में, उस टाइम पर आइस क्यूब थी। आज की डेट में विशालतम दूरबीन कौन सी है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अच्छा ये तो कमेंट बॉक्स में तो मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड की कौन सी है। ठीक है, और भारत की कौन सी है? भारत की है 3.6 मीटर देवास्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये है भारत की विशालतम दूरबीन। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि देवास्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप भारत के कौन से सिटी में स्थित है। ठीक है, कहां पर रखा हुआ है ये टेलीस्कोप, ये मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलहेल्म रोएंटन द्वारा किया गया था? तो विलहेल्म रोएंटन जी द्वारा किया गया था एक्सरे मशीन का आविष्कार। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देखिए आविष्कारक और आविष्कार ये ज्यादातर याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, और अगर हो सके तो आप कोई ट्रिक बनाइए और अगर कोई अच्छी सी ट्रिक हो तो प्लीज सबके साथ शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में भी बताइए किसी चीज की अगर आपने अच्छी सी ट्रिक बना सकते हो तो सबको बताइए। तो इन्होंने कब किया था? इन्होंने करा था 1901 में। ठीक है, और ये देखिए सभी को पता है कि नोबेल पुरस्कार जो थे वो 1900 से शुरू हुए थे। ठीक है, तो जो भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार था, फिजिक्स का जो फर्स्ट नोबेल प्राइज था, वो किसको मिला था? वो एक्सरे मशीन के आविष्कार के लिए किसको मिला था? रोएंटन जी को ही दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली। अच्छा, जब इन्होंने एक्सरे मशीन बनाई तो इन्होंने जो सबसे पहला एक्सरे किया था वो अपनी वाइफ के हाथ का एक्सरे किया था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये रंजन जी की वाइफ का फोटो है और ये उनके हैंड का फोटो है। ठीक है, तो शायद इनके फिंगर में कोई फ्रैक्चर था तो ये सर्कुलर है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी वाइफ का एक्सरे, हैंड का एक्सरे सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा डैमलर ने की थी। ठीक है, डैमलर। तो इस तरह से ये आप फोटो देख सकते हैं, जो शुरुआती कार आप इसे बोल सकते हैं। तो इसमें गैस इंजन लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा बाकी के जो नाम है वो भी देख लेते हैं किसने किसने क्या की थी। तो जो डीजल थे उन्होंने डीजल इंजन की खोज करी थी, डेवी ने सेफ्टी लैम्प की और डैमलर ने एक तो गैस इंजन की तो आपको पता ही चल गया करी थी और दूसरी कार्बोरेटर की खोज भी डैमलर जी ने ही की थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पूछना है। तो जेम्स वाट वास्प इंजन, ये ठीक है। ग्राहम जी बेल, ठीक है, तो ग्राहम बेल जिनको बोलते हैं, टेलीफोन का आविष्कार। जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का करा था। और जे परकिंस पेंसिलिन, तो पेंसिलिन का आविष्कार जे परकिंस ने नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने किया था। ठीक है, अभी आगे के क्वेश्चन में भी आप ये पेंसिलिन के बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका आंसर हो गया डी, सुमेलित नहीं पूछ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित क्रम है? ठीक है, अब कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहे। रेडियम का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अच्छा नहीं, मैच द फॉलोइंग है ये। तो रेडियम का किसने? मैडम क्यूरी ने। तो ए का 2 हो गया, तो ए का 2 2 में है। फिर पेंसिलिन का अभी हमने देखा किसने कहा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो बी का 1, तो बी का 1 हो गया। ठीक है, और बी का 1 होते ही क्या हो गया? ये आंसर इसका हो गया ए। ठीक है, एक्सरे का हमने देखा ही रोइंसन जी ने किया था, और लास्ट जो बच्चा है उनका एडवर्ड जेनर, उन्होंने चेचक का। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? ए हो गया 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। अब रेडियो एक्टिविटी का किसने आविष्कार करा था? वो करा था बैकुरल ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और बैकुरल किसकी एसआई यूनिट होती है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर जो L1 था साइंस सीरीज का फिजिक्स के अंतर्गत, उसमें मैंने बताया था कि बैकुरल एसआई यूनिट होती है, और पहले किसी और कोई और यूनिट थी, पर अभी की डेट में बैकुरल है। तो किसकी है बैकुरल यूनिट? बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो कालानुक्रमा अनुसार करना है। तो ये लिस्ट दी है कि कब कब हुआ था। तो डायोड का हुआ था 1904 में। ठीक है, ट्रांजिस्टर का हुआ था, डायोड का हुआ था 1904 में, ट्रांजिस्टर का हुआ था 1947 में, एसएमडी का हुआ था 1960 में, और इंटीग्रेटेड आईसी सर्किट का हुआ था 1958 में। ठीक है, तो अगर आप लगाएंगे तो सबसे पहले बी आएगा, फिर आएगा बी के बाद आएगा ए, फिर आएगा डी। तो आंसर क्या हो गया? बी ए डी सी। ठीक है, सी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। फिर से मैच द फॉलोइंग है। तो अल्फ्रेड नोबल ने किसका किया था? डायनामाइट का किया था। ठीक है, तो ए का 2 हो गया, और ए का 2 होते ही आंसर क्या हो गया? बी। तो देखिए, ज्यादातर जो मैच द फॉलोइंग होते हैं ना, अगर आपको 1 या 2 भी पता है मैच द फॉलोइंग में, तो आपका आंसर इजीली निकल आता है। ठीक है, और पीसीएस और आरओ दोनों में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा इजी होते हैं बजाय कि डायरेक्ट क्वेश्चन के। ठीक है, मैच द फॉलोइंग को करना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि 4 में से एक ना एक तो पता ही रहता है हमको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन बताइए। अब इसमें से जो पता है वो है डी, बी का 1 है डायनामाइट। ठीक है, तो 2 में आ रहा है। उसके बाद रिवॉल्वर का कोल्ट ने किया था। ठीक है, तो रिवॉल्वर का कोल्ट, ए का 3 हो गया। उसके बाद हो गया शीतलता का नियम, ये न्यूटन का था। ठीक है, और दाब का पता ही है कि दाब की यूनिट पास्कल होती है, तो दाब को पास्कल से साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो डी का 2। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा? केपलर जी के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। ठीक है, इन्होंने जो ये सन के अराउंड रिवॉल्यूशन होता है, ग्रह गति करते हैं, उनसे संबंधित नियम दिए थे। तो इसका आंसर हो गया केपलर। ठीक है, फिर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे। तो कौन थे इसके? हर्ट्ज थे। ठीक है, यूजुअली हर्ट्ज हम कहाँ करते हैं? फ्रीक्वेंसी के में हमने सुना था, ध्वनि से रिलेटेड चीजों में सुना था। पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे?
हार्ट्स थे, ठीक है? तो इस तरह से याद रख लीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइए कि नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है रमन प्रभाव दिवस के रूप में। भारत के बहुत ही भारतीय मूल के साइंटिस्ट थे श्री सीवी रमन जी, ठीक है? उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। रमन इफेक्ट क्या होता है? जब कोई सफेद श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है? उसका डिस्पर्शन हो जाता है 7 रंगों में। तो ये चीज किसने बताई थी? सीवी रमन जी ने बताई थी, और इसी के उपलक्ष्य में, इसी की याद में क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है, ठीक है? फिर क्वेश्चन है, वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई? तो 91 का ये क्वेश्चन है, तो ये करंट का टॉपिक रहा होगा उस टाइम पर, तो सीवी रमन जी की मनाई गई थी, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। फिर है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया? देखिए, सापेक्षता का तो पता ही है, कमेंट बॉक्स में बताइए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। और नवीन सापेक्षता का किसने दिया? नवीन सापेक्षता का दिया भारतीय मूल के साइंटिस्ट होयल सॉरी नार्लेकर ने, और किसके साथ? साइंटिस्ट के साथ होयल नामक एक दूसरे साइंटिस्ट है, उनके साथ मिलकर इन्होंने होयल नार्लिकर थ्योरी दी थी, ठीक है? तो ये आप नार्लिकर जी का फोटो देख रहे होंगे, महाराष्ट्र के ये, ठीक है? तो जेबी नार्लिकर जी ने नवीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया। आंसर क्या हो गया इसका? जेबी नार्लिकर, ठीक है? फिर क्वेश्चन है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा किसके लिए दिया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा से, ठीक है? होमी भाभा सेंटर भी है ना, परमाणु सेंटर, तो उसी से आप याद रख लीजिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा के लिए दिया जाता है, ठीक है? तो न्यूक्लियर एनर्जी इसका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया? ठीक है, भौतिकी में भी करा और जीव विज्ञान में भी। तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे? जगदीश चंद्र बोस जी ने करा था, ठीक है? ये फोटो देख रहे होंगे। अच्छा, सेकंड जो क्लास थी इंस्ट्रूमेंट वाली, ठीक है, साइंस सीरीज की L2 जो था, उसमें मैंने बताया था कि एक कोई इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार भी जगदीश चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। तो मुझे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिसका आविष्कार जगदीश चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। देखिए, इस तरह से कमेंट करने से ना और क्वेश्चन पूछते रहने से आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाता है। फिर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो 2017 का क्वेश्चन था ये। तो कौन थे वो वैज्ञानिक जी? थे प्रोफेसर U.R. राव जी, ठीक है? तो ये साइड में आप फोटो देख सकते हैं, ये उनकी यंग एज की फोटो है जब उन्होंने आर्यभट्ट लॉन्च करा था, और ये अभी का लेटेस्ट फोटो, ठीक है? तो प्रोफेसर U.R. राव जी ने आर्यभट्ट को डिजाइन करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? अणु बम क्या मतलब? एटॉमिक बम, ठीक है? एटॉमिक बम से, अब एकदम से एटॉमिक बम देखते ही ना अब्दुल कलाम आजाद जी का नाम पहले आता है कि वो जरूर होंगे, तो वो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है? ये राजा रमन्ना जी थे। इन्होंने जब पोखरण में परमाणु बम परीक्षण हुआ था उस समय पर ये इनकी अग्रणी भूमिका रही थी, ठीक है? और फिर उसके बाद ये बार के डायरेक्टर भी रहे हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर के पद पर भी इन्होंने काम किया है। तो ये देखिए 1974 में जो पोखरण हुआ था ना, इंडिया कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण इन 1974 अंडर हिज लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? ठीक है, किसको नहीं मिला? तो जिन्होंने दोनों के क्षेत्र में काम किया था उनको नहीं मिला, ठीक है? यानी जगदीश चंद्र बोस जी को नहीं मिला था, और बाकी हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, तीनों ही लोग नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। फिर क्वेश्चन है, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, तो किसकी देन है? किसने दिया था ये सिद्धांत? M.N. साहा जी ने दिया था, ठीक है? M.N. साहा जी ने दिया था ये याद करें। ये जितने भी है ना आविष्कार की लिस्ट, इनकी आप अच्छे से आविष्कार का मतलब जो भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इनकी आप अच्छी तरह से एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखिए,
ठीक है, क्योंकि आगे भी हो सकता है कि इनसे रिलेटेड यूजुअली होते हैं ना कि पीसीएस में जो क्वेश्चन आते हैं, आरओपीसीएस में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो वो जो पुराने ट्रेंड के क्वेश्चन चल रहे होते हैं उन्हीं पे ही एक नया क्वेश्चन जनरेट कर देते हैं। तो वो इंटरलिंक्ड रहते हैं एक तरह से पुराने साल और नए साल के क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से लिस्ट बनाइए, उसको लर्न करके रखिए, क्योंकि हो सकता है आगे मैच द फॉलोइंग में या किसी और तरह से क्वेश्चन दे दें, या एलिमिनेशन के लिए भी काम आ सकते हैं वो। मान लीजिए कुछ और चीज़ बोली और एलिमिनेशन अगर आपको यूज़ करना है और आपको पहले से पता है कि नहीं ये इन साइंटिस्ट ने तो उसका आविष्कार करा था, तो ऑटोमेटिकली फिर वो क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मिसलेनियस पे आ जाते हैं। इन्वेंशन वाला खत्म हो गया, आविष्कार खत्म हो गया, अब आते हैं विविध पे, ठीक है। ये लास्ट है, बिल्कुल फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है ये, तो पूरा लेक्चर देखते रहिएगा। अच्छा, क्वेश्चन है बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है, तो ये 2013 का क्वेश्चन है, उस समय ये पॉपुलर हो रहा था बहुत गॉड पार्टिकल। तो ये क्या है, इसका दूसरा नाम है गॉड पार्टिकल का हिग्स बोसान, ठीक है, हिग्स बोसान कर है। और इस जोड़ी को ये देखिए 2013 में भौतिक के नोबेल मिला था, इसलिए ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो नोबेल से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है, तो ये फोटो लगा हुआ है, कहाँ पर स्थित है ये, नई दिल्ली में, ठीक है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, कभी कभी इंग्लिश पे टिक लगाना भूल जाती हूँ, तो आप कंसीडर कर लिया करो कि मैम ने टिक कर दिया, वो भी। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है, कहाँ पर है, अब देखिए पहले क्या था, फिजिकल थी, ठीक है, फिजिकल लेबोरेटरी थी, अब रासायनिक केमिकल लेबोरेटरी। तो फिजिकल तो न्यू दिल्ली में और रासायनिक कहाँ पर, पुणे में, ठीक है, पुणे में है। फिर है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो लेजर लेजर जो टेक्निक है, तो आपने जब भी लेजर लाइट पड़ती हुई देखी होगी, ठीक है, तो वो क्या होती है, बंधी हुई जैसी लाइट दिखाई देती है ना, तो वो क्या होता है, उद्दीप्ति विकिरण, ठीक है, स्टिमुलेटेड रेडिएशन। ये आप लर्न कर लीजिएगा, ये याद करने की चीज़ है कि उसकी स्टिमुलेटेड रेडिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक है, ये भी शायद उस समय का करंट का क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन दिए हैं मैंने इसलिए जिससे आपको पता चले कि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, कि अगर उससे रिलेटेड मतलब साइंस की बुक आई होगी उस ईयर में, तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी साइंस के अंतर्गत दे देते हैं पीसीएस। तो क्या है, इसके लेखक कौन थे, तकाशी हिरोज थे, ठीक है। तो इस बार की जो भी बुक इस ईयर की आई होंगी ना, उनको आप अच्छी तरह से देखिएगा, और अगर उसमें इसमें साइंस से रिलेटेड कुछ कोई बुक है तो उसका फिर उसे मेमोराइज कर लीजिएगा कि उसके लेखक कौन है। निम्नलिखित युग्म में कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है, तो कौन बनाता है, जिंक कार्बन बनाता है, ठीक है, टॉर्च सेल के टर्मिनल में जिंक कार्बन का यूज होता है। ये देखिए एक बैटरी का फोटो भी देख रहे होंगे और इसमें लिखा हुआ है कार्बन जिंक, ठीक है, तो कार्बन जिंक से बनते हैं इसके टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस यूज होता है, तो मोबाइल में सबके जीपीएस है, ठीक है। जीपीएस क्या होता है, जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, तो सी इसका सही है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हम जीपीएस यूज करते हैं, भारत जो जीपीएस सुविधा उपलब्ध करता है, उसे किस देश ने बनाया है। ये भारत की स्वदेशी नहीं है, स्वदेशी तकनीक नहीं है जीपीएस, हम किसी देश की सहायता लेते हैं, ठीक है, जीपीएस को लेने के लिए। तो कौन से देश की जीपीएस सिस्टम किस देश ने बनाया, कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट आती है नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो तकनीक जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस देख लीजिए कि इंपॉर्टेंस कितनी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब हर क्षेत्र में नैनो तकनीक से रिलेटेड वर्ड कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फूड एंड एग्रीकल्चर में, नेशनल सिक्योरिटी में, बायोटेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस, मेडिसिन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल, टेक्सटाइल, ठीक है, हर क्षेत्र में हम नैनो तकनीक के माध्यम से विकास के कार्य कर सकते हैं। अच्छा, होती क्या है, नैनो प्रौद्योगिकी विज्ञान और इंजीनियरिंग की उस शाखा को संदर्भित करती है जो नैनो स्केल पर परमाणुओं और अणुओं में हेरफेर करके संरचनाओं, उपकरणों और प्रणालियों को डिजाइन करने, उत्पादन करने, उपयोग करने के लिए समर्पित है, ठीक है। तो नैनो जब भी वर्ड होता है, नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो मतलब 10 की पावर -9, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को लेकर
तकनीक विकसित की जाती है, जैसे नैनो रोबोट्स बनाए जाते हैं, नैनो प्लग्स ईयर प्लग बनाए जाते हैं, ठीक है। फ्यूचर में तो ये भी बोल रहे हैं कि जो कैंसर का इलाज है ना, हार्ट की जो सर्जरी है वो भी नैनो टेक्निक से संभव हो सकेगी, कि छोटे-छोटे से रोबोट्स जाएँगे, नैनो रोबोट्स जाएँगे, उन्हें हम कैप्सूल की तरह अंदर ले लेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, उनका टारगेट सेट कर दिया जाएगा, तो वो अपने आप हार्ट के अंदर जाएँगे, अपने औज़ार-वौज़ार लेके और सर्जरी करेंगे और उसके बाद फिर वो एक्सट्रैक्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो इतनी उन्नत तकनीक की कल्पना की जा रही है और जो अभी जो हार्ट की सर्जरी होती है उसके लिए हमें पूरा हार्ट को मतलब कट करना पड़ता है अपनी बॉडी को, मतलब डॉक्टर्स कट करते हैं बॉडी को और उसके बाद फिर हार्ट की सर्जरी होती है। पर उसके बाद हम पता चला काम कर रहे हैं बैठे-बैठे और पता चला कि अंदर-अंदर जो नैनो रोबोट्स हैं उन्होंने हमारी सर्जरी भी कर दी और हमें पता भी नहीं चला, ठीक है? तो नैनो टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत होने की कल्पना की जाती है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 21वीं सदी की कौन-सी तकनीक युक्ति लघुकरण में कमाल कर सकती है? कौन कमाल कर सकती है? नैनो तकनीक कमाल कर सकती है, ठीक है? तो नैनो टेक्नोलॉजी नैनो प्लग संबंधित है। अब ये देखिए जो कान में ईयर प्लग लगाते हैं ना, तो अगर आपको देखिए क्वेश्चन नहीं भी पता है प्लग, तो प्लग से आप कर सकते हैं ना, ईयर प्लग से कोरिलेट कर सकते हैं। तो एक छोटे सुनने के यंत्र से, ठीक है? इस तरह की डिवाइस होती है, ये न एक्चुअल साइज़ इतना होता है और ये इसे कानों में हम इस तरह से लगा देंगे तो हमारे जो हियरिंग डिसेबिलिटी, सुनने में दिक्कत होती है जिन लोगों को, उनके वो लोग इसे यूज़ करते हैं। फिर क्वेश्चन है नैनो कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाई? तो कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई आइजिमा जी ने, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, आइजिमा जी की फोटो है और इन्होंने कार्बन नैनो ट्यूब ले रखा है। फिर क्वेश्चन है नैनो हमिंग बर्ड है, ठीक है? अब ये सारी नैनो टेक्निक पे ही चल रही है सारे क्वेश्चन जो थे। पहले क्या आया था? नैनो प्लग आया था, नैनो ट्यूब आया था और अब कौन-सा आया? नैनो हमिंग बर्ड आई है, ठीक है? तो नैनो हमिंग बर्ड क्या है? नैनो हमिंग बर्ड एक तरह से ड्रोन है, ठीक है? और ये यूएसए ने बनाया किसके लिए? जासूसी के लिए, ठीक है? तो ये क्या है? सी इसका आंसर है, एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है, ठीक है? इस तरह का ये है उपकरण। देखो हमिंग बर्ड होती है ना, हमिंग बर्ड तो इसका विकास किसने किया है? हमिंग बर्ड की तरह दिखती है ये, यूएसए द्वारा किया गया है। अब मुझे बताइए कि हमिंग बर्ड कहाँ पर पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, ठीक है? सौर ऊर्जा को राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, तो बिल्कुल बनाना चाहिए, ठीक है? सॉरी, तो कथन ए तो सही हो गया। फिर है एसपीएसबी, ठीक है? यानी अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है, तो ये भी सही है, ठीक है? तो दोनों ही इसके सही हो गए, तो आंसर इसका क्या हो गया? ए। दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कौन सी संबंधित नहीं है? वो है आईएससीसी आईसीएसएसआर, ठीक है? आईसीएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्चेज, ठीक है? बाकी सभी साइंस से संबंधित है। डिपार्टमेंट डीएसटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, सीएसआई काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है? इनके फुल फॉर्म आप लर्न कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो किससे ऊर्जा मिलती है? जो ऑटोमेटिक चलने वाली कलाई घड़ी है ना, मतलब जिनमें सेल नहीं डलते, तो किससे ऊर्जा मिलेगी उनको? हमारे हाथ के मूवमेंट से ही उनको ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से वो ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम है। अच्छा, अब ये किसकी बात करें? दक्षिण ध्रुवीय मतलब साउथ पोल, मतलब अंटार्कटिक की, ठीक है? तो अंटार्कटिक में 3 बने अभी तक। कौन-कौन से? प्रथम तो बना था दक्षिण गंगोत्री, ठीक है? लेकिन अभी इस समय ये वर्किंग में वर्क नहीं करता। अभी कौन से 2 वर्क करते हैं? अभी करते हैं मैत्री और भारती। तो याद रखिएगा वर्तमान में जो है
स्टेशन जो है अंटार्कटिक में, उनके क्या नाम है? पहले मैत्री और फिर भारती, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। तो अंटार्कटिक की एक बार लोकेशन देख लीजिए, ये अर्थ है, यहाँ पर ये इंडिया है, ठीक है? ये इंडिया है और यहाँ पर अंटार्कटिक है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ पर जो है वो स्टेशन उपलब्ध है। तो आप ये अंटार्कटिक का फिर से फ़ोटो देख लीजिए इधर, और यहाँ पे मैत्री है और यहाँ पर भारती स्टेशन है, ठीक है? तो फर्स्ट कौन सा था यहाँ पे? फर्स्ट था दक्षिण गंगोत्री, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अंटार्कटिक में हाल में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है। अब ये 2010 का क्वेश्चन है, उस समय बना था स्टेशन, और क्या नाम था उसका? भारती नाम था, ठीक है? तो आंसर इसका हो गया भारती। अच्छा, ये तो हो गए साउथ पोल वाले, ठीक है? अब एक याद रखिएगा कि नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल कहाँ हो गया? ऊपर, ठीक है? अमेरिका से ऊपर, नॉर्वे से ऊपर, वो उस स्टेशन का नाम क्या है? वहां पर भी एक स्टेशन है भारत का, और उसका नाम है हिमाद्री, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि 2008 में आर्कटिक में भी भारत ने एक अनुसंधान केंद्र बनाया, जिसका नाम क्या था? हिमाद्री, ठीक है? तो हिमाद्री ऊपर और मैत्री और भारती नीचे साउथ पोल पे, क्लियर? अच्छा, अब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइसो बार वायुदाब। तो देखिए, बार क्या होती है? जैसे पूरी पृथ्वी का मैप है, ठीक है? तो उसमें क्या है? समान दाब वाले, अगर हम क्षेत्र, समान प्रेशर वाले क्षेत्रों को हम मिलाएंगे, समान प्रेशर वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया और समान उनको मिलाते हुए लाइन खींच दी, तो वो बन जाएंगी आइसो बार, ठीक है? इसी तरह हाइट, समान ऊंचाई वालों को, तो आइसो हाइट बन गई, ठीक है? आइसो हेलाइन क्या होती है? हेलाइन का मतलब होता है लवणता से, ठीक है? पानी की, जो समुद्र रहते हैं उनकी लवणता से, ठीक है? आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा से संबंधित नहीं होती। आइसो, जैसे कंफ्यूज करने के लिए देखो, आइसो तो ऐसे लोग सोचेंगे कि आइस से रिलेटेड है, ठीक है? तो आइसो का आइस से रिलेशन नहीं है, किससे रिलेशन है? लवणता से, ठीक है? तो यही गलत है, सुमेलित नहीं पूछ रहा था। तो बाकी तीन, आइसो बाथ, बाथ भी क्या होता है? गहराई से होता है, ठीक है? तो यहाँ फोटो देख रहे होंगे, ये सैलिनिटी है, ठीक है? तो पूरे विश्व में सैलिनिटी और लवणता किस तरह से चेंज होती है, उसको चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाती है? पिक्लो क्लाइन दर्शाती है, ठीक है? तो जैसे हमने पहले क्या बोली थी, लवणता का, ठीक है? लवणता का जो डिफरेंशिएशन है, ये घनत्व, ठीक है? तो जैसे आप ये देख रहे होंगे कि ग्रीनलैंड के ऊपर तो लवणता ये है, और घनत्व प्रवणता और अंटार्कटिक पर फिर से हो गई, और बीच में इस तरह से ये चेंज हो रही है, ठीक है? तो इसे पिक्लो लाइन बोलते हैं, याद रखिएगा, पिक्लो क्लाइन। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? तो कौन नहीं होती धातु चुंबक द्वारा? जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, मतलब तो एल्यूमिनियम नहीं होगी, ठीक है? लोहा भी होगा, लोहा तो होता ही है, सभी को पता है। निकेल कोबाल्ट, ठीक है? तो निकेल कोबाल्ट भी होता है, और निकेल कोबाल्ट का यूज हम कहाँ पर करते हैं? अगर हम लोहे के साथ निकेल कोबाल्ट को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील बन जाता है, ठीक है? तो अगर हम प्लेट में भी चिपकाते हैं ना चुंबक, तो चिपक जाता है, और प्लेट किसकी बनी होती है? स्टेनलेस स्टील की। तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट तीनों में ही चुंबकीय गुण होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम में नहीं होता, ठीक? याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? सेम ऊपर वाले की तरह ही, जिसमें चुंबकीय गुण नहीं है। तो निकेल, क्रोमियम, कोबाल्ट और तांबा, ठीक है? तो अब किस में हो गया? तांबे में नहीं हो गया। निकेल, क्रोमियम, कोबाल्ट में, तीनों में ही है, और इन तीनों का ही यूज स्टेनलेस स्टील में किया जाता है, ठीक है? क्रोमियम भी स्टेनलेस स्टील में मिलाई जाती है, तो तांबा हो गया। और क्रोमियम की वजह से ही आपने नॉर्मल लोहा देखा होगा, उसमें जंग लग जाती है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती, ठीक है? उसका यही कारण है कि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से वो लोहे को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। फिर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो देखिए, थोड़े पुराने जमाने के जो लोग हैं, ज़्यादा पुराने नहीं, तो उनके घरों में ना इस तरह टेप होते थे, और टेप के अंदर कैसेट होती थी, या वीसीआर जो चलते थे, ठीक है?
तो उनमें भी इस तरह की कैसेट होती थी, और जब आप कैसेट के ऊपर देखते थे ना, मतलब ऊपर पन्नी जैसी जो लगी रहती थी, पतली-पतली टेप, तो ये काले रंग की टेप रहती थी। इस पर क्या रहता था, ये नॉर्मल पॉलीथीन की तरह नहीं लगती थी। तो इसके ऊपर कुछ लेप लगा हुआ रहता था, और लेप किसका लगा हुआ रहता था? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप था वो, ठीक है? तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, द्रव क्रिस्टलों को सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आंकिक प्रदर्शन में है। तो ये सही है, ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इज इन डिजिटल डिस्प्ले, ठीक है? तो सही है। मॉडेम ऐसी युक्ति है जो एक कंप्यूटर तथा एक फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है। तो ठीक है, घरों में जो वाईफाई लगे रहते हैं मॉडेम, ठीक है, वो किससे जुड़े रहते हैं? कंप्यूटर से, और फ़ोन लाइन से उनको जोड़ा जाता है। तो ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद सामुद्रिक विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी कोयम्बटूर में। ये गलत है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सही क्या है इसका, ठीक है, कहाँ पर स्थित है। तो 3 गलत हो गया, और अगर 3 गलत हो गया तो 3 के गलत होते ही सी, बी और डी गलत हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। तो द्रव क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल कहाँ पर प्रयुक्त होते हैं? ये प्रयुक्त होते हैं कलाई घड़ियों में, ठीक है, पॉकेट कैलकुलेटर में और डिस्प्ले में, ठीक है, तीनों में ही प्रयुक्त होते हैं। तो आंसर इसका क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा, ठीक है, नेशनल सेंटर, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद, ये भी सही है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कहाँ है? चेन्नई में है। आर्कटिक स्टडी सेंटर, ये बेंगलुरु में नहीं है, और बेंगलुरु में नहीं है तो कहाँ पर है ये आप बताइए मुझे, ठीक है। सुमेलित नहीं पूछ रहे थे, तो इसका आंसर हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस, ये कहाँ पर है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में, ठीक है। तो अब देखिए इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ये भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सारी बार रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं, और हर साल लगभग आते ही आता है ना। इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन तो पक्का है, कहीं ना कहीं से पूछ लेगा। तो इसलिए आप एक इंस्टीट्यूट की लिस्ट भी प्रिपेयर कर लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो चलिए, साइंस सिटी कहाँ पर है? साइंस सिटी पता है कोलकाता में है, तो बी का 3 हो गया, बी 3 2 में है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, ये कहाँ पर? थुम्बा में है ना, रॉकेट लॉन्चिंग साइट। 3 जगह थी, कहाँ कहाँ पर? थुम्बा में, श्रीहरिकोटा में और व्हीलर द्वीप, ठीक है, उड़ीसा में। तो 3 जगह पर है, तो सी का 2 हो गया, तो सी का 2 होते ही आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, प्रयोग करती है। क्या प्रयोग करती है? स्ट्रोंशियम परमाणु, ठीक है, स्ट्रोंशियम परमाणु, ये याद रखिएगा आप। फिर है, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है। तो कार्बन माइक्रोफोन जो ये देखिए, टेलीफोन में सुनने का जो रहता है ना, सुनने और बोलने वाला, उसके पीछे लगा रहता है, ये होता है कार्बन माइक्रोफोन। तो कहाँ पर प्रयुक्त होता है? टेलीफोन में सबसे अधिक प्रयुक्त होता है, ठीक है। फिर है चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण या MIR। तो MIR पहले क्लास में हमने फोटो देखी थी MIR की, ठीक है। जो भी मरीज होता है उसको लिटा दिया जाता है, और एक MRI मशीन के अंदर उसको भेजा जाता है, ठीक है। तो ये किस पर परिघटना पर आधारित होती है? ये होती है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पर, ठीक है, याद रखिएगा आप। फिर होता है सोलेक्शा, ये शायद 2008 का क्वेश्चन है, उस समय
करंट में टॉपिक रहा होगा इसका पॉपुलर, तो 2008 का है। तो सोलेक्सा में 2 वर्ड है, ठीक है, एक तो सोलर और दूसरा रिक्शा, ठीक है। तो जो सोलर बेस्ड रिक्शा होते हैं, ऑटो रिक्शा, उनको क्या बोलते हैं, सोलेक्सा। तो आप देख रहे होंगे ऑटो रिक्शा है और उसके ऊपर सोलर पैनल लगा है, ठीक है। तो जो बैटरी वाले रिक्शा होते हैं ना, उसी तरह से बैटरी की जगह सोलर पैनल लगा दिया इसके ऊपर, तो यह है सौर रिक्शा, ठीक है, सोलेक्सा। फिर है साइटोट्रॉन, ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। तो जो साइटोट्रॉन होता है वो कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है, ठीक है, ये मशीन। तो क्या होता है, इससे क्या उत्पन्न किया जाता है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है और फिर उससे कैंसर का इलाज किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम के लिए उपयुक्त यूज होता है। फिर है वाटर जेट टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो वाटर जेट टेक्निक कहाँ पर यूज की जाती है, यूज की जाती है खदानों के बेधन में, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये कटाई कर रहे हैं इसके माध्यम से पत्थरों की, और जैसे खदान रहती है ना और उसमें छेद करना रहता है, तो तेज जेट का स्प्रे मार देते हैं और एक उसमें होल बन जाता है, ठीक है। तो खदानों में, माइनिंग्स एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। फिर क्वेश्चन है, लेजर बीम का उपयोग होता है। तो लेजर बीम आपने सुना होगा कि जो आंखें कमजोर होती हैं तो लेजर उनका ट्रीटमेंट होता है आंखों का, तो फिर उसके बाद उन्हें चश्मा या लेंस कुछ लगाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसी तरह से कैंसर के लिए भी इसका यूज होता है, किडनी में भी थेरेपी होती है, ठीक है, उसमें भी लेजर बीम का यूज होता है, और यहाँ तक कि हेयर के लिए भी होता है, ठीक है। हेयर ग्रोथ के लिए भी लेजर ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है। तो क्या हो गया, कैंसर चिकित्सा में हृदय, आँख की, गुर्दे की, तो सभी हैं इसमें, ठीक है। तो इसका ये विवादित क्वेश्चन था तो स्टार इसमें लगा हुआ है, तो इसमें ऑल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ क्या होती है, शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ए का हो गया 3 और ए का 3 होते ही आंसर क्या हो गया, सी। तो देखिए, ज्यादातर मैच द फॉलोइंग में ना आपको 1 या 2 पता है और तुरंत आंसर निकल जाता है, और कभी कभी तो फर्स्ट वाले से ही निकल जाता है। तो ये हो गया। फिर हो गया कोबाल्ट 60, तो क्रायोजेनिक, अच्छा क्रायोजेनिक का बोला था कि, देखिए बी का 4 हो गया, जीन थेरेपी का, रक्त रोगों का उपचार के लिए, ठीक है। सी का 2 हो गया, क्रायोजेनिक्स, कैंसर का उपचार, और कोबाल्ट 60 किसके लिए हो गया, ये हो गया पुनर्जीवित करने हो तो जीवित पिंडों का जमन के लिए। नहीं, 1 मिनट, क्रायोजेनिक्स तो हो गया पुनर्जीवित करने हो तो जीवित पिंडों का जमन, क्योंकि क्रायोजेनिक जब भी वर्ड आएगा तो लो टेम्परेचर से, ठीक है, बहुत ही कम टेम्परेचर से होगा। और कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में करते हैं, कैंसर के उपचार के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट हो गया, अभी हाल में प्रवर्तित आईफोन 4S की अन्य विशिष्टताएं क्या है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 300 घंटे का स्टैंड बाई टाइम समय है, ठीक है। तो ये गलत है इसमें। उसके बाद इसमें 3G में 8 घंटे का टॉक टाइम है, तो ये सही है, सही होगा, ये उस समय का शायद करंट का क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। तो एक गलत हो गया, तो एक के गलत होते ही 3 गलत हो गए और ये हो गया। अब देखिए, कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है ना, 300 घंटे का स्टैंड बाई समय मतलब कितने हो गए, 10 दिन से भी ज्यादा। आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है। तो किस में क्रांति ला दी है, लोगों के आवागमन के संबंध में। तो हाँ बिल्कुल, मोबाइल और ऑटोमोबाइल का मतलब कार्स, स्कूटर्स वगैरह, बसेस, तो आवागमन में तो हो ही गई है, ठीक है। आने से लोगों के जुड़ाव में, तो जब आवागमन होगा तो जुड़ाव भी होगा। लोगों के संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, तो देखिए सेंसिटिविटी का कोई रिलेशन मोबाइल या उससे नहीं है, ठीक है, वो तो एक मनुष्य का आंतरिक गुण है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये तो बायोलॉजिकल फीचर है एक टाइप से सेंसिटिविटी। तो क्या हो गया, ये 3 गलत हो गया और 3 के गलत हो गई, आंसर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है।
संवेदना का मोबाइल और ऑटोमोबाइल से लेना देना नहीं। जब ऑटोमोबाइल और मोबाइल नहीं थे तब भी लोगों में संवेदनाएं थी। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो किसको लाया जाता है? रेडिएटर को। ठीक, पॉलीग्राफ क्या होती है? झूठ पकड़ने की मशीन होती है। ठीक है, हमने देखा था पॉलीग्राफ, इसमें था लेक्चर 2 में था ना, इंस्ट्रूमेंट्स वाले में। टरबाइन, टरबाइन भी नहीं, क्वाड्रेंट भी नहीं। ठीक है, चलिए फिजिक्स की क्लास आज यहीं पर ख़त्म होती है। फिजिक्स के सारे लेक्चर्स ख़त्म हो गए हैं। एक बार आप रिवीजन, जिन लोगों ने देखा है वो रिवाइज कर लें, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं लेक्चर्स वो एक बार अच्छी तरह से सारे लेक्चर्स देख लें। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पूरी सीरीज ख़त्म करी है तो रिवाइज ज़रूर करिए, इससे आपकी मेमोरी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, और जब MCQ करेंगे तो भूलने का स्कोप बहुत कम हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो नए नए वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।